आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष जी, जो ये तस्वीर सामने है, जो रुझान 206, बीजेपी कितना जोर लगाने के बाद तो टीएमसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शायद इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन सांसें अटकी हैं अभी नंदीग्राम में। आपकी टिप्पणी पहली। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नंदीग्राम में किसी तरीके से ममता बनर्जी को दिक्कत होगी, लेकिन असली कहानी जो है वो पश्चिम बंगाल की कहानी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने 200 का आंकड़ा पार किया, वो अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल पश्चिम बंगाल की जो सेंसिबिलिटी है, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की जो परंपरा और ट्रेडिशन है, उसको समझ के चुनाव नहीं लड़ पाई। आपको याद होगा कि इसी दिलीप घोष ने दुर्गा के बारे में क्या टिप्पणी की थी और राम के बारे में क्या बातें कही गई थी। तो अगर आप पश्चिम बंगाल जाते हैं, अगर आपको वहाँ की संस्कृति, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में अगर जानकारी नहीं है और अगर आप कुछ ऐसी टिप्पणियां करते जो वहाँ की सेंसिबिलिटीज को हर्ट करती, तो आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ रिसोर्सेस तो बहुत लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जो 83 सीटें जीती, इसको भी कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यही पार्टी थी जो 2016 के चुनाव में उसको 3 सीटें मिली थी। लेकिन आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो बेंचमार्क है वो 2019 का लोकसभा का चुनाव है, जहां उसको 121 सीटों पर बहुत मिलती हुई दिखाई पड़ रही थी। अगर आप उससे उसकी तुलना करते हैं तो आपको सीधे दिखाई पड़ेगा कि 38 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ न कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ है, और ममता बनर्जी को जिस तरीके से पर्सनलाइज अटैक किया गया है, ये दिल्ली में भी देखने में आया कि दिल्ली में भी जब आपने अरविंद केजरीवाल ने पर्सनलाइज अटैक किया तो वो आपके काम नहीं आया, बल्कि बुमरांग किया। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा, जब आपने शरद पवार पर्सनलाइज अटैक किया तो आपने बुमरांग किया। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की अस्मिता, वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा की एक प्रतीक बनकर उभरी है ज्योति बसु के बाद, उन पर अटैक करना लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, थोड़ी सी बंगाल की चर्चा चलती रहेगी, लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आप जिक्र कर रहे थे आशुतोष जी, देखिए उन्होंने ममता बनर्जी को बधाई दे दी है, आज शरद पवार ने भी बधाई दे दी है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अपने अंदाज में ट्वीट किया, और जाहिर सी बात है उनकी नजरें तो अगले साल होने वाले चुनाव पर रहेंगी, और जिस तरीके से बीजेपी के जो दावे थे, वो दावे पश्चिम बंगाल में चुनावी दावे वो सच नहीं हुए, तो उसकी आज अगले साल तक शायद महसूस की जाएगी। कोरोना काल में संजीवनी की उम्मीद थी कि अगर यहां पर बीजेपी को बड़ी जीत मिलती या फिर सत्ता में वो आ जाते तो शायद एक संजीवनी का उन्हें इंतजार था, लेकिन वो संजीवनी मिली नहीं। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर आगे चर्चा होगी और सियासत भी होगी। आशुतोष जी, देखिए आपने जिक्र जैसे किया अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने बधाई भी दे दी उधर, और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है कि दीदी ओ दीदी का जवाब मिल गया, शायद अगले साल के चुनाव। जी, मैं तो इस बात का व्यक्तिगत तौर पर गवाह हूं कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और एक जमाना था जब लोग अरविंद केजरीवाल का फोन नहीं उठाया करते थे, तब भी ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का फोन उठाती थी, उनसे बात करती थी, और दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करते थे। तो ये दोनों के बीच में एक छोटे भाई और बड़े बहन का रिश्ता है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो ममता बनर्जी भी उसी तरीके की नेता है, बल्कि उनसे बड़ी नेता है, और अरविंद केजरीवाल भी एक मजबूत नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात को देखना पड़ेगा कि जिन जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों के पास एक बहुत ही मजबूत एग्रेसिव लीडरशिप है, वहां पे उसके लिए दाल जो है पकाना आसान नहीं होता। दिल्ली में 2 बार के चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ चुकी है, एक बार संसद सीट लेकर एक बार संसद सीट आम आदमी पार्टी को मिलता है, दूसरा 62 सीट मिलता है, और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लगाने के बावजूद भी। और यही हाल इस बार पश्चिम बंगाल में भी हुआ। अमित शाह बार बार कह रहे थे कि हम तो 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, और ममता को कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उस दिन भी उन्होंने दावा किया था कि बंगाल में उनके 180 सीटें मिलकर आएंगी। लेकिन अगर ममता बनर्जी 200 के पार सीटें लेकर आती हैं, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति पश्चिम बंगाल के अंदर गलत साबित हुई। और एक बात बिल्कुल सही है कि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से बंगाल की राजनीति में सफाया हो गया है। तो इस बार भले ही बीजेपी हार गई है, बुरी तरीके से हारी है, लेकिन अगली बार के लिए उसका रास्ता खुल गया है। लेकिन बीजेपी का तो कहना है आशुतोष जी कि 3 सीटों से हम 83 पर पहुंच गए, यही हमारी जीत है। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय जो आपका बेंचमार्क वो होता है, जो पिछली आपकी सफलता होती है। 2019 में 18 लोकसभा की सीटें जीती, 121 विधानसभा सीटों पर उसकी बढ़त थी। तो आप 121 से तुलना करेंगे या 2016 से तुलना करेंगे? मुझे लगता है कि 40% वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को महज 10% वोट मिला था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 16% वोट मिला था। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल के लोग अगर बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे थे, तो विधानसभा में उन्होंने ममता बनर्जी को ज्यादा पसंद क्यों किया? ये अपने आप स्टडी करने के बाद वोट ऑफ परसेंटेज के आधार पर इस बात का पता चलेगा
कि दरअसल हकीकत क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी 40% का वोट लेकर आ पाई है या वो 36-35% पर है। अगर 36-35% का है, इसका मतलब ये कि विधानसभा के चुनाव में लोकसभा की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत हमेशा डिप होता है। यानी मोदी फैक्टर विधानसभा के चुनाव में उतना काम नहीं करता जितना लोकसभा में काम करता है। दीपक सर, आप कुछ आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे आशु, ऑन अ लाइटर नोट, आप जब भी बात करते हैं तो आपका पहला प्यार अरविंद केजरीवाल आ ही जाता है, और आपने अभी जब कंपैरिजन किया तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के रिश्तों की बात कर डाली। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से बीजेपी से गलती क्या हुई? देखिए, बीजेपी से जो सबसे बड़ी गलती हुई कि बीजेपी जो बंगाल की जो परंपरा है, वो बंगाल की परंपरा को समझना पड़ेगा। बीजेपी ने बार बार जिस तरीके से वायलेंट सोसाइटी के बारे में बात की, हम भूल जाते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है राजा राममोहन रॉय का प्रदेश है, वो सत्यजीत रे का प्रदेश है, वो ऋत्विक घटक का प्रदेश है, वो परमहंस का प्रदेश है, वो विवेकानंद की जन्मभूमि है, वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की जन्मभूमि है। वहां पे बंकिम चटर्जी जैसे बड़े लोग पैदा हुए जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के संग्राम में एक बहुत बड़ी अलग जगाई थी, और बंगाल में वो अलग जगाई थी जो भारत के दूसरे इलाकों में नहीं थी। अगर आप उस संस्कृति को पूरी तरीके से वायलेंट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आप दुर्गा माता के प्रति अगर आप सम्मान नहीं दर्शित करेंगे, उनके एंसेस्ट्री के बारे में पूछेंगे, दुर्गा के आगे पीछे कौन है कोई नहीं जानता, रामता जानता है, तो इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंगाल के बारे में कुछ नहीं पता, और वो चुनाव इसलिए हारे क्योंकि उनके पास बंगाल की संस्कृति में रचा बसा कोई आदमी नहीं था। अगर कोई रचा बसा नेता होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। ठीक है, गोपाल जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन गोपाल जी एक सप्लीमेंट्री आशुतोष से, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर पोलराइजेशन करना चाहती थी, और जो पश्चिम बंगाल जिसने आजादी के बंटवारे का सबसे बड़ा दंश झेला, सबसे बड़ा दंश दो बार झेला, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना, उसके बाद बंगाल पाकिस्तान बना और बंगाल रहा, उस दो दंश झेलने के बाद भी लोग नहीं समझ पाए कि वहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी फैक्टर क्या है, ये फैक्टर क्यों काम नहीं कर पाए बीजेपी के लिए आपके हिसाब से? देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा अतीत में जाना पड़ेगा। भारत की राजनीति जब कांग्रेस पार्टी बनी थी तो उसके बाद पहली बार जो मास पॉलिटिक्स शुरू हुई थी इस देश के अंदर, और जो स्वदेशी का आंदोलन शुरू हुआ था, वो जब 1905 में जब बंगाल का बंटवारा हुआ था, तब देश के अंदर एक आंदोलन पैदा हुआ था, और बंगाल से मास पॉलिटिक्स शुरू हुई थी इस देश के अंदर, और उसके बाद गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया था। तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की है कि पश्चिम बंगाल में आज भी जो माइनॉरिटी है वो 27% वोट है। हिंदुत्व की राजनीति की जो समय सीमा रेखा है वो निर्धारित होती है, क्योंकि ममता बनर्जी 27% वोट से शुरुआत करती है, और भारतीय जनता पार्टी को 0 से शुरुआत करना पड़ता है। अगर आप हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो आपको 50% से ज्यादा हिंदू वोटरों को अपनी तरफ लुभाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे, और अगर 27% का जहां पे माइनॉरिटी वोट है उसमें अगर 20% अगर हिंदी भी जुड़ जाते हैं तो 47% का आंकड़ा होता है। इसलिए ये दिक्कत हमेशा रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, अगर बीजेपी के पास कोई करिश्माई लीडर स्थानीय पश्चिम बंगाल का होता तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। तृणमूल की जीत का सबसे बड़ा कारण ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी का होना, करिश्माई लीडरशिप, मजबूत नेतृत्व और वहां की संस्कृति में रची बसी है और स्ट्रीट फाइटर है।